साल 1971 की बात है। बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर शुरू हुए युद्ध पर अमेरिका की कड़ी नज़र थी। 6 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ। 8 तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर की टेबल पर एक रिपोर्ट पहुंची। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक थॉमस पावर्स की किताब द मैन हु केप्ट द सीक्रेट्स के मुताबिक इस रिपोर्ट को देखते किसिंजर के माथे पर बल पड़ गए। रिपोर्ट में दरअसल एक मीटिंग का ब्यौरा था, जो मीटिंग इंदिरा और उनके कैबिनेट के साथियों के बीच हुई। इसमें युद्ध को लेकर 3 ऑब्जेक्टिव पेश हुए। पहला, बांग्लादेश की आज़ादी। दूसरा, पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर देना कि दोबारा हिंदुस्तान से लड़ने की हिमाकत न कर पाए। इंडिया का ये उद्देश्य होगा, ये किसिंजर पहले से मानकर चल रहे थे, लेकिन मीटिंग का तीसरा ऑब्जेक्टिव ऐसा था जिसने उन्हें चिंता में डाल दिया। किसिंजर तुरंत अपने राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के पास पहुंचे। उन्होंने निक्सन को तीसरे ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया। बोले कि भारत का प्लान जाहिर हो गया है। पहले वो ईस्ट पाकिस्तान को अलग करेंगे, फिर कश्मीर यानी पीओके, कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उससे कब्जे में लेंगे। निक्सन, जो इंदिरा से हद दर्जे की नफरत करते थे, ये सुनते ही उनकी हवाइयां उड़ने लगी। निक्सन को ईस्ट पाकिस्तान का डर तो नहीं था, वो उनके हाथ से निकला हुआ ही था। वो मान चुके थे इस बात को लॉस्ट कॉज। असली डर ये था कि वेस्ट पाकिस्तान के भी टुकड़े हो जाएंगे। निक्सन ने किसिंजर को चीन के पास भेजा ताकि वो चीन को भारत पर प्रेशर बनाने और मिलिट्री मूवमेंट के लिए मनाए। किसिंजर यूएन में चीन के स्थायी प्रतिनिधि हुआंग हुआ से मिले। हुआ ने 2 नवंबर को ही परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का चार्ज लिया था। हुआ से मुलाकात में चीन की ओर से कोई ठोस कमिटमेंट नहीं मिल पाया, तो अंत में अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट इंडियन ओशियन की तरफ रवाना की। ये आम धारणा है कि बांग्लादेश की आज़ादी रोकने के लिए अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा भेजा था, लेकिन असल में उन्हें पीओके की चिंता थी। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन 1971 युद्ध पर लिखी अपनी किताब में बताते हैं, अमेरिका का एकमात्र उद्देश्य था कि इंडियन आर्मी वेस्टर्न फ्रंट पर आगे न बढ़े। ये किस्सा हमने आपको सुनाया ताकि आपको समझ आए कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के इंटरनेशनल लेवल पर क्या मायने हुआ करते थे। 1971 युद्ध को 54 साल बीत चुके। कश्मीर आज भी दुनिया में सबसे विवादित इलाकों में से एक है। दुनिया की नज़र की हम बात कर रहे हैं। जब ये एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है, 1971 के युद्ध को 54 साल बीत चुके हैं। कश्मीर आज भी दुनिया की नज़र में एक विवादित इलाका है। कश्मीर पर कोई भी बयान नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल खबर बनता है। हालांकि कश्मीर पर अधिकतर भारत के हिस्से वाले कश्मीर की चर्चा होती है। जितनी चर्चा हमारे कश्मीर की होती है, पीओके की उतनी नहीं होती है, और ये भारतीय कूटनीति की एक शॉर्टकमिंग रही है। हाल के वर्षों में इस जानिब नैरेटिव बदलने की कोशिश भी हुई है। 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिलगित बाल्टिस्तान का जिक्र किया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भारत और अफगानिस्तान के बीच 104 किलोमीटर की सीमा रेखा का जिक्र करते रहते हैं, जिसका सीधा रेफरेंस पीओके से ही जुड़ता है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में कहा कि पीओके भारत का है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये तमाम बयान पीओके पर बदलते रेटोरिक की तरफ इशारा करते हैं। असल सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है? क्या इंडिया पीओके को वापस ले सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? पीओके में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है? चीन का पीओके में क्या इंटरेस्ट है? और पीओके पर पाकिस्तान के दावे की हकीकत क्या है? नमस्ते, मैं हूं निखिल, आप खबरगांव को देख रहे हैं। अलिफ लैला की इस किस्त में आपका स्वागत कर रहा हूं मैं, जिसमें चर्चा होगी इन्हीं सारे सवालों पर। अलिफ लैला की इस किस्त की शुरुआत नक्शे से होगी। भारत का नक्शा आप देखेंगे तो हमें पूरा जम्मू कश्मीर दिखता है। इसमें जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख आते हैं, है ना। लद्दाख अब एक अलग प्रोविंस बन गया। पूरब की तरफ अक्साई चिन है, जिस पर चीन का कब्जा है। इसी तरफ एक लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, जिसकी दूसरी तरफ कश्मीर का वो हिस्सा आता है जिसे हम पीओके कहते हैं। इसके अलावा एकदम टॉप में एक छोटा सा हिस्सा है, और ये हिस्सा चीन को पाकिस्तान से तोहफे में मिला। क्यों, कैसे, कब, ये सब हम आगे समझेंगे। फिलहाल समझिए कि जिसे हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान उसमें 2 हिस्से मानता है और दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग अलग है।
पहला जिसे वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर कहता है। पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा, अखनूर, नौशहरा कश्मीर के इन इलाकों के नाम आपने खबर में सुने हैं। ये सब लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के इलाके हैं जो जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में है जो हिंदुस्तान के पास है, और इन्हीं की दूसरी तरफ पड़ता है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। इसी का दूसरा हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान। पाकिस्तान पहले इसे नॉर्दर्न एरियाज कहता था, लेकिन अब इसका आधिकारिक नाम गिलगित बाल्टिस्तान है। एरिया के लिहाज से बात करें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का कुल एरिया है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर और गिलगित बाल्टिस्तान का 72,495 स्क्वायर किलोमीटर। इन दोनों के अलावा कब्जे वाले कश्मीर का एक और हिस्सा है शख्सकाम वैली। 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया चीन के कब्जे में है। 1962 से पहले ये भी पाकिस्तान के पास था। पीओके की कहानी में जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, कि ये तमाम इलाके पाकिस्तान के कब्जे में आए कैसे। आप में से बहुत सारे लोग कहानी को जानते हैं, लेकिन एक रिकैप बहुत जरूरी है। एक किस्सा आपको सुनाते हैं। कायदे आजम जिन्हें कहा जाता है पाकिस्तान में, मोहम्मद अली जिन्ना, वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। जब बने तब तबीयत उनकी नासाज थी, भयंकर टीबी हो रखा था उन्हें। डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसी जगह जाइए जहां साफ हवा हो। जिन्ना ने कश्मीर को चुना और अपना एक कर्नल भेजा महाराज हरि सिंह के पास कि जिन्ना आना चाहते हैं। हरि सिंह ने दो टूक जवाब दिया कि जिन्ना की एंट्री अलाउड नहीं है मेरे राज्य में। जिन्ना इस बात से झल्ला गए। बाद में उन्होंने कश्मीर को हड़पने का पूरा प्लान भी बनाया पार्टीशन के बाद। सितंबर 1947 की बात है, लाहौर में एक मीटिंग हुई, एजेंडा था कश्मीर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत खान ने कहा कि हमला करना चाहिए। किसी ने समझाया कि अभी ऐसे हालात तो नहीं है कि युद्ध कर दें। तब प्लान बना कि कबायलियों को पहले भेजा जाएगा, ट्राइबल्स को, और बाद में आर्मी जाएगी। इसी प्लान के तहत 22 अक्टूबर 1947 के रोज ऑपरेशन गुलमर्ग की शुरुआत हुई। इकबाल मल्होत्रा अपनी किताब कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड में बताते हैं कि कबायलियों के 20 लश्कर तैयार हुए, 20 टुकड़ियां कह लो आप। उन दिनों जम्मू कश्मीर एक आज़ाद रियासत थी जिसकी अपनी फौज थी। पुंछ में जम्मू कश्मीर की फौज के कुछ सिपाही महाराज के खिलाफ बगावत कर रहे थे। बेसिक प्लान था कि इनके साथ कबायलियों को मिलाकर श्रीनगर पर अटैक किया जाएगा। हिंदुस्तान क्या कर रहा था इस टाइम? भारत के कश्मीर के प्रति रुख को लेकर बहुत चर्चा होती रहती है। कई लोग बोल भी देते हैं कि कश्मीर के मामले में नेहरू ने देरी दिखाई। कश्मीर को लेकर अड़चन लेकिन थी क्या, ये समझने के लिए हमें जूनागढ़ का मामला समझना पड़ेगा, ताकि आप थिंकिंग समझ सकें उस टाइम के सरदार पटेल क्या सोच रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू क्या सोच रहे हैं। जूनागढ़ के दीवान शाह नवाज भुट्टो जिन्ना के बड़े करीबी थे। वो जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना भी चाहते थे, जबकि जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से ये चीज़ गलत थी। क्यों? आबादी में 80% लोग हिंदू थे यहाँ के, लेकिन जैसे ही 15 अगस्त की तारीख आई, शाहनवाज भुट्टो ने जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया। इधर हिंदुस्तान में सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर हमारे, शुरुआत में उन्होंने इस बात को ज़्यादा महत्व दिया नहीं। उन्हें यकीन था कि जिन्ना इसे मानेंगे नहीं, कि इन्होंने बोला लेकिन जिन्ना थोड़ी मानेंगे क्योंकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जिन्ना ने 13 सितंबर 1947 को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें लिखा था कि वो जूनागढ़ के फैसले का स्वागत करते हैं। पटेल इस बात से भड़क गए कि अब आप पार्टीशन के लॉजिक को चेंज कर रहे हो। 30 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के सामने ऑब्जेक्शन जताया, आपत्ति जताई। माउंटबेटन जो इस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सुझाव दिया कि जिन रियासतों को लेकर आप में बन नहीं रही है, वहां पे आप जनमत संग्रह कराओ, यानी वोटिंग कराओ। पाकिस्तान इसके लिए राजी नहीं था। बाद में वो राजी हुआ, लेकिन तब तक भारतीय फौज जूनागढ़ पहुंच गई थी। जिन्ना की हिपोक्रेसी के चलते पटेल एकदम अलर्ट हो गए थे, अब सीरियस थे। जूनागढ़ में जनता ने विद्रोह किया पहले, और अंत में जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भारत को आमंत्रण दिया और इस तरह जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। जूनागढ़ के दीवान की हमने बात कर ली। नवाब ने क्या किया? वो अपना खजाना, अपने कुत्ते और परिवार समेत पाकिस्तान गए। शाहनवाज भुट्टो ने भी पाकिस्तान जाना ही चुना और बाद में इन्हीं के बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने। बहरहाल 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह करवाया गया जिसमें 2,01,457 रजिस्टर्ड वोटर्स थे। इनमें से बस 91 ने पाकिस्तान में जाने के समर्थन में वोट किया, बाकी लोगों ने हिंदुस्तान को चुना। ये तमाम घटनाक्रम बताना जरूरी है क्योंकि आगे जब कश्मीर में जनमत संग्रह का मुद्दा आएगा तब आप समझ पाएंगे कि जनमत संग्रह की बात आई कहां से थी। जितनी इजीली हम कह देते हैं कि नेहरू की गलती थी जनमत संग्रह वगैरह, कहानी उतनी सिंपल भी नहीं है। जूनागढ़ के मामले में जिन्ना ने जो चतुराई दिखाने की कोशिश की, उसके चलते ही कश्मीर का मामला कॉम्प्लिकेट हुआ।
पटेल ने कहा कि अगर हिंदू बहुसंख्यक रियासत का मुस्लिम नवाब पाकिस्तान में जाने की बात कर सकता है तो मुस्लिम बहुसंख्यक स्टेट हिंदुस्तान में क्यों नहीं आ सकता, खासकर तब जब भारत तो एक सेक्युलर स्टेट है, हम हिंदू स्टेट तो नहीं है। आ भी सकता है, मुस्लिम स्टेट भी आ सकता है यहाँ पे। जिना मुसलमानों के लिए पाकिस्तान चाहते थे, लेकिन भारत सबका था, लिहाजा कश्मीर के मामले पर भारत ने ठान ली कि हरि सिंह को राजी करके विलय कराने की कोशिश करनी चाहिए। इधर हिंदुस्तान महाराज हरि सिंह को मनाने की कोशिश कर रहा था कि कबायलियों ने कश्मीर में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के कथित आज़ादी के लड़ाके असल में क्या कर रहे थे, कुछ आपको घटनाएं बताते हैं। कबायली हमलावरों ने मुजफ्फराबाद चौकी कब्जे मिली। यहाँ से बारामूला का रास्ता लगभग 100 किलोमीटर के आसपास था, लेकिन यहाँ पहुंचने में उन्हें पूरे 40 घंटे लगे। क्यों? क्योंकि बीच बीच में रुक रुक कर उन्हें लूटपाट मचानी थी। फ्रीडम एट मिडनाइट में लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर लिखते हैं कि कबायलियों के साथ चल रहे पाकिस्तानी फौजी उन्हें समझाते समझाते थक गए कि आगे बढ़ना है, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे? बारामूला में जब ये पहुंचे तो वहां एक चर्च इनको मिला। चर्च में 14 नन्स थी जिनके साथ रेप हुआ। एक अस्पताल पहुंचे, वहां सारे मरीजों की हत्या हुई। यहां तक कि बारामूला पूरी तरह जला भी डाला गया। पाकिस्तान का दावा आपने सुना होगा कि कश्मीर में चूंकि मुसलमान हैं इसलिए उन्हें पाकिस्तान में होना चाहिए, ये उनका लॉजिक है, रिलीजियस। इसी कश्मीर के एक मुस्लिम लड़के मकबूल शेरवानी ने उस रोज जिना की टू नेशन थ्योरी की असलियत सामने ला दी। शेरवानी वो लड़का था जिसने कबायलियों को गलत रास्ता बताया। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, मकबूल को खंबे से लटकाकर गोली मार दी गई। दूसरा नाम है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का, नौशेरा का शेर। पाकिस्तान की फौज ने कबायलियों के साथ मिलकर नौशेरा पर 3 बार हमले किए। ब्रिगेडियर उस्मान वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन नौशेरा पर कब्जा उनके जीते जी नहीं हुआ। आज भी नौशेरा हिंदुस्तान में है। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से अलंकृत किया गया। 24 अक्टूबर की रात को कबायलियों ने उस पावर हाउस को उड़ा दिया जो श्रीनगर में बिजली पहुंचाता था। महल की रोशनी चली गई तो महाराज हरि सिंह, जो अब तक हिचकिचा रहे थे, उन्हें हिंदुस्तान की याद आई। भारत में ऑपरेशन गुलमर्ग की खबर तो पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन तब किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था। दरअसल एक भारतीय अफसर मेजर ओमकार सिंह कलकट के हाथ इस ऑपरेशन की जानकारी लग गई थी। अपनी किताब द फार फ्लंग फ्रंटियर्स में कलकट ने बाद में लिखा, रिटायर होने के बाद किताब लिखी थी उन्होंने, कि वो उन दिनों वजीरिस्तान के मीर अली में स्थित बन्नू फ्रंटियर ब्रिगेड ग्रुप में तैनात थे। NWFP में ये इलाका आता है वजीरिस्तान। ये वो वक्त था जब बंटवारे के बाद सैनिकों और साजो सामान की भारत और पाकिस्तान के बीच बांटने की प्रक्रिया चल रही थी कि कौन सी यूनिट्स कहाँ जाएंगी, कौन पाकिस्तान में रहेगा, कौन हिंदुस्तान में रहेगा, और ऑफिसर्स को मिलता था ऑप्शन कि आप कहाँ जाओगे। पाकिस्तान में तैनात कलकट ब्रिगेड मेजर थे। उन्हें जल्दी अपने ब्रिगेड का चार्ज हैंडओवर करना था पाकिस्तान आर्मी को, जिसके बाद वो इंडिया लौटने वाले थे, क्योंकि उन्होंने इंडिया ही ऑप्ट किया था। तभी एक लेटर ऑफिस आया और संयोग से कलकट ने खोल भी लिया। ये लेटर जनरल फ्रैंक मिसर्वी ने रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर से भेजा था, जो पाकिस्तानी आर्मी का मुख्यालय था। जनरल मिसर्वी आज़ादी के बाद पाकिस्तान की फौज के पहले कमांडर इन चीफ थे। इस लेटर के साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच था जिसका टाइटल था ऑपरेशन गुलमर्ग, द प्लान फॉर द इन्वेजन कैप्चर ऑफ कश्मीर। पहला हमला 20 अक्टूबर 1947 को होना लिखा था उस डॉक्यूमेंट में। जैसे ही बाकी ऑफिसर्स को इसकी भनक लगी कि कलकट ने ऑपरेशन गुलमर्ग का प्लान देख लिया, नजरबंद कर लिया गया उन्हें। इंडिया ऑप्ट किया था तो वो सर्विलांस पे भी रखे गए थे। तब कलकट ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो वजीरिस्तान में नजरबंदी तोड़ करके भाग निकले और किसी तरह 18 अक्टूबर 1947 को दिल्ली आ गए। सबसे पहले उन्होंने अपनी बात मेजर जनरल कुलवंत सिंह और ब्रिगेडियर प्राणनाथ थापर तक पहुंचाई। ब्रिगेडियर थापर उन दिनों डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस थे। ये वही ब्रिगेडियर थापर हैं जो आगे चलकर जनरल थापर बने। 1962 के भारत चीन युद्ध में इनके नेतृत्व पर सवाल भी उठे और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। खैर, हम कश्मीर की कहानी पर लौटते हैं। 19 अक्टूबर को कलकट रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह से मिले और उन्हें ऑपरेशन गुलमर्ग के बारे में उन्होंने ब्रीफ किया। सरदार बलदेव ने इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट से कहा कि कलकट की बातों को वेरीफाई करें, लेकिन बकौल कलकट वहां तैनात ऑफिसर्स ने उनकी बातों पर यकीन करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाई ही नहीं गई कि वजीरिस्तान से कोई ऑफिसर भागा भागा दिल्ली आया है, फौजी है, और वो कश्मीर पर हमले का प्लान भी जानता है। 20 अक्टूबर की तारीख आई और चली गई, लेकिन महज 2 दिनों के भीतर कलकट का कहा एक एक लफ्ज सच हो गया कि कहां से हमला होगा, कब होगा। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। तब हंगामा हुआ कि उस ऑफिसर को खोजो जो हमले का प्लान बता रहा था। 24 अक्टूबर को जाकर मेजर कलकट को प्रधानमंत्री नेहरू के सामने पेश किया गया और तब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया। प्रधानमंत्री नेहरू सेना के दखल को लेकर पसोपेश में थे।
वो चाहते थे कि एक बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन हो जाए, उसके बाद अगर भारत आर्मी भेजेगा तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर कोई सवाल नहीं उठ पाएगा कि एक बार कागज आ जाए कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, तब हमारी आर्मी डिफेंड करेगी। इसीलिए वीपी मेनन और लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मानेकशॉ, जो बाद में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ बनते हैं, श्रीनगर जाते हैं। दोनों महाराज हरि सिंह से मिलते हैं और महाराज को सलाह देते हैं कि आप कंसीडर कीजिए, चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं। ये भी एडवाइस करते हैं कि आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप जम्मू चले जाइए। महाराज अभी भी इस बात पर अड़े हुए थे कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। मेनन इसलिए फिर वापस आ गए। 26 अक्टूबर को नेहरू, पटेल और माउंटबैटन के बीच एक मीटिंग हुई और मीटिंग में तय हुआ कि मेनन एक बार फिर से जाएंगे और महाराज को आखिरी अल्टीमेटम दिया जाएगा कि आप सोच लो। मेनन उसी रोज वापस गए श्रीनगर और महाराज से विलय पत्र पर हस्ताक्षर उन्होंने करवाए, वापस आ गए। अगले दिन भारतीय फौज श्रीनगर के लिए रवाना हो गई। अब विलय पत्र किस दिन साइन हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसे लेकर एक विवाद है। पाकिस्तान हमेशा सवाल उठाता है इसको लेकर। उसका दावा है कि विलय पत्र बाद में साइन हुआ, फौज पहले आ गई थी इंडियन आर्मी की। इस मामले में हालांकि उनका कहना बनता नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से कबीलाई पहले हमला कर चुके थे। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या होने से पहले पाकिस्तान अटैक कर चुका था और जिस हमले में पाकिस्तान ने कहा कि ट्राइबल्स शामिल हैं, पाकिस्तानी सेना उनके साथ थी और इसके तमाम सबूत बाद में इंडिया की तरफ से पेश भी किए गए। पाकिस्तानी ऑफिसर्स लीड कर रहे थे। बहरहाल विलय पत्र की डेट को लेकर हमें वीपी मेनन के संस्मरणों से कुछ इशारा मिलता है। मेनन लिखते हैं कि जम्मू से लौटकर वो दिल्ली पहुंचे। सरदार पटेल एयरपोर्ट पर वेट कर रहे थे क्योंकि बहुत अर्जेंट मैटर था। सोचिए, भारत के होम मिनिस्टर एयरपोर्ट पर वेट कर रहे हैं। इसके बाद विलय पत्र को ऑफिशियली हिंदुस्तान की तरफ से स्वीकार किया गया और इसके बाद ही एयर रूट से और गुरदासपुर के रास्ते बाय रोड श्रीनगर के लिए फौज को रवाना किया गया, डकोटास में भर भर के। सेना 27 को भेजी गई थी, 27 अक्टूबर। इसलिए मेनन के लिखे अनुसार विलय पत्र 26 को साइन हुआ था और आप जो डॉक्यूमेंट देखेंगे उसमें भी 26 अक्टूबर ही तारीख डली हुई है। खैर, विलय के बाद फौज की जिन टुकड़ियों को कश्मीर भेजा गया उनमें मेजर कलकट भी शामिल थे। सेना की पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी कीमत पर श्रीनगर पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं होने देना, क्योंकि वहां वो कैपिटल भी है और वहां एयरपोर्ट था जहां से हम एंटर कर रहे थे। शहर में आर्मी ने फ्लैग मार्च निकाला ताकि लोग थोड़ा सा आश्वस्त महसूस करें कि पाकिस्तानी हमला अगर हो भी जाता है शहर पे तो रक्षा की जाएगी। कश्मीर के सबसे बड़े राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने फौज की मदद की। सेना ने कबायलियों को पीछे खदेड़ना भी शुरू कर दिया और ये देख पाकिस्तानी फौज ने पूरी ताकत से फिर हमला किया और एक प्रॉपर वॉर की शुरुआत हुई। युद्ध जनवरी 1949 तक चला। इस दौरान सेना ने जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा तो खाली करवा लिया, लेकिन 1/3 पर पाकिस्तान का कब्जा हो ही गया। अब दूसरे विषय पर आते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में कैसा है। उसकी अपनी ही कहानी है। दरअसल आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने गिलगित बल्तिस्तान का इलाका महाराज से 60 साल की लीज पर लिया और यहाँ अपनी फौज तैनात कर दी। इस टुकड़ी को कहा जाता था गिलगित स्काउट्स। स्काउट टुकड़ी तैनात करने का मतलब ये होता है कि आप किसी एरिया में एक लिमिटेड प्रेजेंस रखें और उन इलाकों में जो फार फ्लंग एरियाज है वहाँ जा करके देखते रहें कि कोई हरकत तो नहीं हो रही है। अगर कोई हरकत हो रही है तो स्काउट्स उन्हें स्पॉट करेंगे, वापस आएंगे, बताएंगे और फिर उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ये सारा आयोजन ब्रिटेन कर रहा था सोवियत संघ के डर से। आज़ादी के बाद महाराज और अंग्रेज़ों के बीच अरेंजमेंट जब खत्म हो गया तो गिलगित स्काउट्स जम्मू कश्मीर की फौज का ही हिस्सा बन गए और इनकी कमान एक अंग्रेज के पास थी जिसका नाम था मेजर विलियम ब्राउन। पाकिस्तान ने जब कश्मीर पर हमला किया, इन्हीं मेजर विलियम ब्राउन के नेतृत्व में गिलगित स्काउट ने विद्रोह किया। उन्होंने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। इस मामले में कई लोग मानते हैं कि ब्रिटेन की सहमति से ही मेजर ब्राउन ने यह विद्रोह किया था, क्योंकि बाद में मेजर ब्राउन को मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया। पाकिस्तान ने भी उन्हें सितारा पाकिस्तान से सम्मानित किया था। ब्रिटेन के रोल को लेकर कुछ और भी सवाल है। मसलन 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ अंग्रेज थे। क्यों? क्योंकि वही चला भी रहे थे उससे पहले। पाकिस्तान में आर्मी चीफ थे जनरल फ्रैंक मैक्सवेल, कमांडर इन चीफ कह लीजिए, और भारत में थे जनरल रॉब लॉकहार्ट, दोनों अंग्रेज। कबायलियों का हमला जब शुरू हुआ, जिन्होंने फ्रैंक मैक्सवेल को लंदन भेज दिया था, जब वो लौटे माउंटबैटन से मिलने के लिए दिल्ली में भी रुके और माउंटबैटन ने उनसे पूछा था कि तुम तो कबायलियों की मदद नहीं कर रहे हो। उस समय तो मैक्सवेल ने मना कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि पाकिस्तान के लिए हथियार खरीदने में मैक्सवेल ने हेल्प की थी। इन्हीं के खत में ऑपरेशन गुलमर्ग की जानकारी वजीरिस्तान स्थित पाकिस्तानी टुकड़ियों तक गई थी और ये वही लेटर था जो मेजर कलकट के हाथ लग गया था। गौर कीजिए, मेजर कलकट की ये भी शिकायत थी
कि इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट में तैनात ऑफिसर्स ने उनकी बात नहीं सुनी। 5 दिसंबर 2019 को रीडिफ पर छपे आर्टिकल में रश्मि सहगल ने लिखा कि इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट में तब अंग्रेज ऑफिसर भी तैनात थे। रश्मि ने यह भी कयास लगाया है कि अंग्रेज ऑफिसर ही ऑपरेशन गुलमर्ग को लीड भी करते, लेकिन चूंकि प्लान लीक हो गया था और पता चल गया था, अंतिम समय में उन्होंने पांव खींचे। ब्रिटेन के रोल को लेकर प्रधानमंत्री नेहरू ने भी आशंका जताई थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रिटेन और अमेरिका के रवैये को लेकर विजय लक्ष्मी पंडित को लिखे एक खत में वो लिख रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि सिक्योरिटी काउंसिल का रवैया इतना पार्टिजान होगा, पक्षपातपूर्ण। अमेरिका और ब्रिटेन को देखकर लग रहा है कि कश्मीर विवाद में शायद ब्रिटेन पर्दे के पीछे का मेन एक्टर है। पीओके का मुद्दा समझने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हुई बहस को भी आप देखिए। सबसे पहले तो जानिए कि यूएन में भारत गया था खुद, ये तो फैक्ट है, और जिसे पंडित नेहरू की भूल भी अब कहा जा रहा है, लेकिन ये इस बात की गवाही भी है कि कोशिश हमारी शांति की थी। यूएन जाने की भूमिका बनी नवंबर 1947 में, जब माउंटबैटन जिन्ना से बातचीत करने पाकिस्तान गए। जिन्ना ने प्रस्ताव दिया कि दोनों पक्ष एक साथ अपनी फौज वापस बुला लें। माउंटबैटन ने पूछा कि अच्छा ठीक है, हम आर्मी अपनी वापस बुलाते हैं, आप अपनी वापस बुलाओगे, लेकिन जो ट्राइबल हमलावर हैं उनकी वापसी की गारंटी आप दे पाएंगे क्या? इस पर जिन्ना ने कहा कि अगर भारत अपनी फौज हटाएगा तो वो ट्राइबल्स को भी पीछे हटवा देंगे। ये साफ दर्शाता है कि हमले की योजना पाकिस्तान ने बनाई थी, ट्राइबल्स को उसने उकसाया था। माउंटबैटन ने सुझाव दिया कि जम्मू कश्मीर का भविष्य जनमत संग्रह से तय किया जाए, लेकिन जिन्ना ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की उपस्थिति और शेख अब्दुल्ला के सत्ता में होने के कारण कश्मीर के लोग पाकिस्तान के पक्ष में वोट करने से हिचकिचाएंगे। बातचीत बेनतीजा रही। 2 नवंबर को नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है वो हमलावरों के खिलाफ आम कश्मीरियों का संघर्ष है। उन्होंने ये भी कहा कि हालात सामान्य होने के बाद वो संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह कराने को तैयार हैं। याद कीजिए, हमने जूनागढ़ में भी करवाया था। इस दौरान भारतीय सेना लगातार हमलावरों को पीछे धकेलती रही। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर में प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर बातचीत हुई, उसका भी हल नहीं निकला। इसी बैठक में माउंटबैटन ने सुझाव दिया कि यह मुद्दा यूएन में ले जाना चाहिए। माउंटबैटन के एड डी कैम्प नरेंद्र सिंह सरीला ने अपने किताब में लिखा, जून 1948 में माउंटबैटन ने गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दिया। वो चाहते थे कि इससे पहले कश्मीर का मामला सुलझे। माउंटबैटन किसी कीमत पर समझौता चाहते थे, इसलिए उन्होंने वीपी मेनन से एक नक्शा तैयार करने को कहा जिसमें जम्मू कश्मीर का पार्टीशन प्रपोज किया गया। इस नक्शे के हिसाब से मीरपुर, पुंछ, मुजफ्फराबाद और गिलगित ये इलाके पाकिस्तान को जाते और बाकी इंडिया। इस प्लान पर लेकिन सहमति नहीं बनी। जब कोई भी रास्ता नहीं बचा तो नेहरू मुद्दे को यूएन में ले जाने को तैयार हुए, क्योंकि यहाँ रिजॉल्व हो नहीं पा रहा था। 31 दिसंबर 1947 को भारत सरकार ने इस मुद्दे को यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन अपनी किताब वार एंड पीस इन मॉडर्न इंडिया में लिखते हैं कि कश्मीर के प्रति सिक्योरिटी काउंसिल का रवैया फिलिप नोएल बेकर से प्रभावित था। बेकर ब्रिटिश सरकार में कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी होते थे और यूएन में ब्रिटिश डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। राघवन बताते हैं कि बेकर इस बात से बड़े चिंतित थे कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर ब्रिटेन पहले ही मुसलमानों को नाराज कर चुका है दुनिया भर के। उनकी बात रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें वो कहते हैं कि भारत का पक्ष लेकर हम पूरी इस्लामिक दुनिया की नाराजगी का खतरा नहीं उठा सकते। इसी रवैये के चलते सिक्योरिटी काउंसिल पक्षपातपूर्ण फैसला लेता है और यूएन रेजोल्यूशन 47 पास करता है, जिसके तहत द यूएन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान नाम की एक बॉडी बनी। इसमें 5 देश मेंबर थे जिन्हें भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करानी थी। इस रेजोल्यूशन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय देखरेख में कश्मीर में जनमत संग्रह होना था। ये बड़ी अजीब बात है। इसी की तरफ डॉक्टर जयशंकर ने ध्यान भी दिलाया पिछले दिनों। उन्होंने कहा कि आप एक इन्वेजन को डिस्प्यूट कैसे बना सकते हो, किसी ने हमला किया है, ये विवाद थोड़ी है। एनीवेज, पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने इस प्रस्ताव का पालन नहीं किया, लेकिन आप 2 पॉइंट्स को समझिए। पहला, यूएन से पास होने वाले रेजोल्यूशन अलग अलग तरह के होते हैं। मसलन चैप्टर 7 के तहत लाए गए रेजोल्यूशंस बॉन्डिंग होते हैं, यानी सभी सदस्यों को मानना चाहिए। 1950 में जब उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब रेजोल्यूशन 82 और 83 पास किए गए थे और इन्हीं के तहत यूएन ने कोरिया में मिलिट्री एक्शन को मंजूरी दी। कश्मीर पर जो पास हुआ है रेजोल्यूशन 47 चैप्टर 6 के तहत लाया गया, जो बाइंडिंग नहीं है, यानी इसका पालन करने की बाध्यता नहीं। दूसरी ओर इसे लागू भी किया जाए तो अड़चन हमारी तरफ से नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि हमें यूएन रेजोल्यूशन पास नहीं करना है या उसका पालन नहीं करना। रेजोल्यूशन 47 के सेक्शन ए का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि पाकिस्तान कश्मीर से अपनी फौज हटाएगा, अपने लोकल्स को हटाएगा, साथ ही कश्मीर के मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस पहले पॉइंट का पालन पहले होना है, ऑब्वियसली वो पॉइंट नंबर 1 है।
इसके बाद तीसरे बिंदु में भारत के लिए सिफारिश है कि हम भी अपनी फौज हटाएंगे, जिसके बाद वहां पे जनमत संग्रह होगा, है ना। अब इस रेजोल्यूशन से साफ पता चलता है कि जब तक पाकिस्तान ये शर्त पूरी नहीं करता, जब तक वो पीछे नहीं हटते हैं, तब तक इस प्रस्ताव को कोई वास्तविक असर हो नहीं सकता है। ये तमाम बातें हमने बताई ताकि आधिकारिक कहानी साफ हो जाए कि पीओके पर हुआ क्या था। हालांकि जमीनी हकीकत यही कि कश्मीर में जनमत संग्रह दूर की कौड़ी है और इसकी बानगी श्रीनगर के पौष इलाके में बना यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स का ऑफिस, जो अब किसी बीते जमाने की निशानी है। जाके आप देख सकते हैं, लेकिन वहां होता कुछ नहीं है। पीओके पर कब्जे के बाद पाकिस्तान के सामने सवाल था कि इस इलाके को कंट्रोल कैसे करेंगे। रेटोरिक के लिए पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर की बात करता है, लेकिन शुरुआत से उनकी ऐसी कोई मंशा थी ही नहीं। इसी कारण एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पीओके को दो हिस्सों में बांटा गया। पहले वहां डिवीजन हुआ। यह बंटवारा हुआ था 28 अप्रैल 1949 को। कश्मीर घाटी से जुड़े हिस्से को एजे के नाम दे दिया गया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके को नॉर्दर्न एरियाज नाम दे दिया गया। आप सोचिए, किसी इलाके को अगर आप नॉर्दर्न एरियाज पुकार रहे हो तो आपको उस डायरेक्शन के अलावा उसके पहचान से आप कुछ भी एसोसिएट नहीं होने दे रहा। ये बताता है कि कितने कैलस तरीके से और कितने टॉप डाउन अप्रोच के साथ में ये बंटवारा हुआ था। दोनों हिस्सों को पाकिस्तान ने अलग अलग स्टेटस दिया। जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया, हालांकि ये नाम के लिए था। दूसरी तरफ नॉर्दर्न एरियाज में फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन एफसीआर के तहत उस एरिया को रख दिया गया, जो एक ब्रिटिश कानून था। कश्मीर में क्या गेम हुआ, पहले ये समझते हैं, फिर वहां भी जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज या गिलगित में। सबसे पहले तो कश्मीर को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत लाया गया। ब्यूरोक्रेट्स के पदों पर पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स आए। मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स MKA की स्थापना हुई। बाद में से मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड नॉर्दर्न एरियाज MKANA नाम दिया गया वहां, जिसे इस्लामाबाद से चलाया जाता था। MKA के पहले प्रमुख मुश्ताक अहमद गुरमानी ने बड़ी चतुराई से फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। कश्मीर की आज़ादी के नाम पर वहां एक गवर्नमेंट आई। सरदार इब्राहिम खान को राष्ट्रपति बनाया गया और ये वही थे जिन्होंने पुंछ में महाराज के खिलाफ बगावत शुरू की थी, है ना, एक तरह से रिवॉल्ट। इनके बरक्स एक और प्लेयर को लेकिन खड़ा किया गया ताकि आदमी पावरफुल ना हो जाए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चौधरी गुलाम अब्बास। इन दो के अलावा पीओके में एक तीसरे प्लेयर भी बनाए गए, मीरवाइज यूसुफ शाह। इनके ही भतीजे हैं मीरवाइज उमर फारूक, जो श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अभी लीडर हैं। इन तीन धड़ों को आपस में भिड़ाकर कश्मीर मिनिस्ट्री ने अपना कंट्रोल बना कर रखा कि ये कंपीट करते रहेंगे। 1947 से 1949 के बीच सिर्फ 12 साल में 8 प्रेसिडेंट्स आए कश्मीर में। पीओके की बात कर रहे हैं। गुलाम अब्बास और सरदार इब्राहिम के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सरदार इब्राहिम की सरकार को बर्खास्त कर दिया। नतीजा हुआ कि 1955 में पुंछ में एक बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए पंजाब कांस्टेबलरी और पाकिस्तानी फौज की 12वीं डिवीजन को भेजकर पुंछ में मार्शल लॉ लगा दिया गया। वहां के पुंछ की बात हो रही। इस दौरान पाकिस्तान की आर्मी ने पुंछ के कई नेताओं की हत्या की और घरों को जला दिया गया। 1950 से 1970 तक पाकिस्तान अपना कंट्रोल बढ़ाता गया। 1970 तक पीओके में कोई चुनाव नहीं हुए। पाकिस्तान जिसे चाहता वही राष्ट्रपति बनता। 12 साल में 8 राष्ट्रपति बदले गए। एक दिलचस्प किस्सा 1961 का है। केएच खुर्शीद, जो मोहम्मद अली जिन्ना के निजी सचिव रह चुके थे, उन्हें पीओके का राष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की कोशिश की और खुर्शीद ने एक बार कह भी दिया कि पीओके को पाकिस्तान का गुलाम नहीं बनने देंगे। बस उन्हीं की किस्मत का फैसला हो गया। 1964 में एक पुलिस ऑफिसर खुर्शीद के घर पहुंचा, इस्तीफे का कागज़ उनको दिया और ये भी कहा कि या तो आप साइन करेंगे या तो आप जेल जाएंगे, आप अभी डिसाइड कीजिए। खुर्शीद ने इस्तीफे को चुना। खुर्शीद का अंत कितना दर्दनाक हुआ ये इस बात से आप समझिए कि 1988 में जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी जेब में सिर्फ 37 रुपए थे। इस बीच जो सरकार रही, उनके पास नाम मात्र की शक्ति थी। अंदाजा ऐसे लगाइए कि सरकार 150 रुपए से ज्यादा की सैलरी वाली पोस्ट बना ही नहीं सकती थी। 1 लाख के ऊपर का कोई भी खर्च करने के लिए इस्लामाबाद परमिशन लेनी पड़ती थी। कश्मीर के घटनाक्रम में एक बड़ा बदलाव आया 1970 में। याया खान के निज़ाम में कश्मीर में वोटिंग का अधिकार दिया गया। सोचिए, राइट टू वोट आ रहा है 1970 में, अपने यहाँ 1947। साथ ही विधानसभा का गठन भी हुआ वहाँ। इस विधानसभा में 24 निर्वाचित सदस्य और एक मनोनीत महिला सदस्य थी। विधानसभा को कुछ विधायी शक्ति दी गई। हालांकि रक्षा, विदेश मामले और मुद्रा जैसे महत्वपूर्ण विषय पाकिस्तान सरकार के पास ही रहे। कैच ये है कि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर उनका, एजे के इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी आप उनको रक्षा नहीं करने दे रहे हो, विदेश मामले नहीं चलाने दे रहे हो, करेंसी नहीं। इस समय में एक विशेष कानून भी बनाया गया जिसके तहत गैर कश्मीरियों को पीओके की नागरिकता नहीं मिल सकती थी। अब ये पॉइंट आप नोट कीजिए, क्योंकि आगे जब गिलगित बल्तिस्तान की बात होगी, नागरिकता का यही पहलू वहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा।
खैर, पीओके में 1972 के शिमला समझौते के बाद कुछ और चेंजेस हुए। 1949 में जो सीज फायर लाइन बनी थी उसका नाम किया गया लाइन ऑफ कंट्रोल, एक तरह से फॉर्मलाइज कर दिया। इसके 2 साल बाद 1974 में एजे के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लाया गया। राष्ट्रपति शासन की जगह संसदीय व्यवस्था आई। इससे पहले प्रेसिडेंट हेड होते थे। 1974 के बाद पीओके में प्रधानमंत्री आए। इसी समय एक नई संस्था भी बनी, एजे के काउंसिल। ये काउंसिल तब से लेकर आज तक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सर्वोच्च संस्था है। मतलब ग्राउंड लेवल पर असली ताकत इस बॉडी के पास है। 1974 से पीओके का निज़ाम कैसे चलता है, आपको कुछ पॉइंट्स में बताते हैं। पीओके का निज़ाम 1974 में बने एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत चलता है। पीओके को 3 डिविजन्स में बांटा गया है, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ। मुजफ्फराबाद है कैपिटल, आपने कई बार नाम भी सुना होगा। पीओके की अपनी असेंबली है जिसका पाकिस्तान की संसद में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस असेंबली में 53 सीटें हैं जिसमें 8 रिजर्व हैं। बची 45 सीटों में भी एक दिलचस्प खेल है। 33 सीटें तो पीओके के इलाकों से आती है, लेकिन 12 ऐसी हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी रेफ्यूजीज के लिए रिजर्व हैं। यानी पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले कश्मीरी वोट करते हैं। निज़ाम चलाने के लिए पीओके में 2 एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, पहली कश्मीर की सरकार और दूसरी काउंसिल, जिसे एजे के काउंसिल हम कह रहे हैं ना, असली सरकार वही है। सरकार का मुखिया तो प्राइम मिनिस्टर होता है, वहीं प्रेसिडेंट की पोस्ट भी होती है और दोनों का चुनाव लेजिस्लेटिव असेंबली के जरिए होता है। लेकिन असली पावर है, जैसा हमने बार बार कहा, एजे के काउंसिल के पास। ये काउंसिल कहाँ बैठता है? ये काउंसिल मुजफ्फराबाद में नहीं बैठता, ये बैठता है इस्लामाबाद में। 11 मेंबर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इसके हेड होते हैं। 5 मेंबर्स नॉमिनेट भी वही करते हैं। बचे हुए 6 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने जाते हैं। ठीक, तो आप हेड और 5 यानी ये 6 आदमी तो पाकिस्तानी ही होंगे। ज़्यादातर पावर काउंसिल के पास है। मसलन पीओके का अपना सुप्रीम कोर्ट है। इसके जज कौन होंगे वो ये काउंसिल चुनेगी। इसके चीफ सेक्रेटरी, ऑडिटर जनरल, आईजी पुलिस, इनकी नियुक्ति भी काउंसिल ही करता है एजेके के। इसके अलावा इनकम टैक्स, एयरक्राफ्ट, बैंकिंग, सेंसस, रेलवेज, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेस, एजुकेशन, टूरिज्म, इसका कंट्रोल भी काउंसिल के पास है। 2018 में पीओके के संविधान में हुए बदलाव के बाद आधिकारिक रूप से काउंसिल की ज़्यादातर शक्तियां लेजिस्लेटिव असेंबली को ट्रांसफर की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर एजे के काउंसिल के जरिए पाकिस्तान पीओके पर कंट्रोल बनाकर रखता है। ये कंट्रोल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर नहीं है, पॉलिटिकल मनूवरिंग से भी अचीव किया जाता है। पीओके की पॉलिटिक्स बिरादरी के सिस्टम के हिसाब से चलती है। 2 समुदाय सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, गुज्जर और सुधान। इन्हीं दोनों बिरादरी से अब तक कश्मीर के प्रधानमंत्री आए हैं। तीसरा पावरफुल ग्रुप है मीरपुर के जाट। इनकी संख्या कम है लेकिन फाइनेंशियल पावर बहुत है मीरपुर के जाटों के पास, और इसीलिए वो साख रखते हैं अच्छी। 1960 के दशक में मीरपुर से बहने वाली झेलम पर पाकिस्तान ने एक डैम बनाया, मंगला डैम। मैप पे देख सकते हो, बहुत बड़ा डैम है। इस डैम को जब बनाया गया तो पीछे इलाका डूबा और कई लोग माइग्रेट हुए, कुछ उसमें से ब्रिटेन भी गए, और इसीलिए मीरपुर को मिनी इंग्लैंड कहा जाता है पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि यहाँ के 70% लोगों का कोई ना कोई रिलेटिव यूके में आपको मिल जाएगा। इनके भेजे जो पाउंड्स हैं उसके चलते मीरपुर के जाट पैसे और पॉलिटिक्स दोनों पहलुओं में पावरफुल हो गए। इसी का नतीजा हुआ कि 1996 में मीरपुर के सुल्तान महमूद चौधरी पीओके के राष्ट्रपति बने। पॉलिटिक्स का यह समीकरण जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर समुदाय के लिए कश्मीर अलग मायने रखता है। सुधान इस बात में गर्व करते हैं कि 1947 में महाराज के खिलाफ पहला विद्रोह उन्होंने किया, इसलिए सुधान नेता कश्मीर के पाकिस्तान में विलय की वकालत करते हैं। जबकि मीरपुर के जो जाट हैं वो पाकिस्तान से अलग कश्मीर चाहते हैं, है ना, आज़ाद। पार्टियों के हिसाब से इन्हें बांटा जाए तो पीओके में 4 बड़ी पार्टियां हैं। कौन कौन सी? नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन PMLN, बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI। ये तो अब उतनी तरह से अस्तित्व में नहीं रह गई। और फिर लोकल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी। इसके अलावा भी कई छोटी बड़ी पार्टियां हैं, मसलन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसका एक धड़ा सोचिए JKLF श्रीनगर में हुआ करता था। पीओके में JKLF के चुनाव लड़ने पर लेकिन बैन है। पाकिस्तान से अलग कश्मीर की वकालत करने वाली ऐसी तमाम पार्टीज बैन है JKLF जैसी। ये रिवायत ज़ियाउल हक के दौर में शुरू हुई, जिन्होंने 1979 में तमाम पार्टियों से लिखवाया कि वो कश्मीर के पाकिस्तान में विलय का समर्थन करती हैं, तभी इलेक्शन लड़ोगे आप। पाकिस्तान की तरफ से पीओके में कैसे आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, इसके कई उदाहरण हैं। 1970 के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की PPP जो थी सबसे लोकप्रिय पार्टी थी। भुट्टो की मौत के बाद एक घटना हुई। 1981 में भुट्टो के बेटे मुर्तज़ा भुट्टो के बनाए एक संगठन अल जुल्फिकार ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक किया।
पीओके में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेता सरदार कयूम ने इसके लिए भारत और पीपीपी को जिम्मेदार ठहराया और पाकिस्तानी फौज के चहेते बन गए। इसके बाद इस्लामाबाद ने पीपीपी को दबाने के लिए लगातार कयूम को यूज किया। एक और उदाहरण है 1999 के चुनाव, जब पीपीपी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोनों को 16-16 सीट मिल गई। चुनाव के बाद पीपीपी के राजा मुमताज राठौड़ प्रधानमंत्री बने वहां के पीओके के, लेकिन सरदार कयूम ने राठौड़ को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में तब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी। उनके दखल के बाद सरदार कयूम को शपथ दिलाई जा सकी। अगस्त 1990 में भुट्टो की सरकार को भी बर्खास्त किया गया। तब राठौड़ की मुश्किलें और बढ़ गईं और कयूम ने उनकी सरकार गिराने की कोशिश तेज की। राठौड़ ने गुस्से में पाकिस्तान को बुरा भला कहा और अगले ही रोज पाकिस्तान फौज के ब्रिगेडियर आए और प्रधानमंत्री राठौड़ को गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद ले गए, 30 दिन हाउस अरेस्ट रखा। अब एक सरसरी नजर मारते हैं 21वीं सदी में क्या क्या हुआ पीओके में, जो पॉलिटिकल चेंजेस थे, है ना, 2000 के बाद से। 1990 के दशक में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और सेना के बीच साठगांठ थी। इस इक्वेशन में चेंज आया परवेज मुशर्रफ के आने से। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भारत पाक वार्ता में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी इंक्लूड किया गया, है ना। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार कयूम ने तारीफ की, यहीं से वो मुशर्रफ की आंख में खटक गए। तुरंत फुरत कश्मीर में खेल पलटा और रातों रात पाकिस्तानी आर्मी के मेजर जनरल सरदार मोहम्मद अनवर खान को आर्मी से इस्तीफा दिलवाया गया और वो पीओके के राष्ट्रपति बना दिए गए। मुशर्रफ के जाने के बाद पीओके में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वापसी भी हुई और तब से 2021 तक कभी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो कभी पीपीपी सत्ता में आते रहे। 2021 में पहली बार पीएमएल-एन सत्ता में आई और आगे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और बाकी लोकल पार्टियों की अहमियत लगातार कम ही हुई। इमरान खान की पीटीआई पीओके में एक बड़े प्लेयर के रूप में उभरी और 2022 के बाद वो लगातार सत्ता में है। कुल जमा निचोड़ ये है कि कश्मीर को आज़ाद कहने वाला पाकिस्तान लोकल कश्मीर की आज़ादी की मांग करने वाली तमाम पार्टियों को हाशिए पर रखता है और पाकिस्तान की मुख्य पार्टियों की बदौलत पीओके पर नियंत्रण बनाए रखता है। पीओके की सरकार लगभग एक नगर पालिका जितनी शक्ति रखती है जितनी इंडिया में होती है। उन्हें टैक्स वसूलने का भी अधिकार नहीं है। 1974 में बनाए संविधान के मुताबिक पीओके के सारे टैक्स कश्मीर काउंसिल वसूलती है, पीओके को मिलती है वहाँ की जो सरकार है। पीओके की सरकार को मिलता है सिर्फ 3%, बाकी 97% इस्लामाबाद की तिजोरी में जाता है। ऐसा ही कुछ हाल नेचुरल रिसोर्सेज का है। मीरपुर के मंगला डैम से 46 अरब रुपए की बिजली बनती है पाकिस्तानी करेंसी में। इसके बावजूद कश्मीर के लोग 12-12 घंटे पावर कट सहते हैं। नीलम और झेलम पावर प्रोजेक्ट से 500 मेगावाट बिजली बनती है। सारी बिजली जाती है पंजाब को, पाकिस्तान पंजाब। पीओके में खनिज संपदा की भी कमी नहीं। मुजफ्फराबाद में सोना मिलता है, कोटली में कोयला मिलता है, भिम्बर में बॉक्साइट मिलता है, पुंछ में ग्रेफाइट मिलता है, लेकिन खनन का अधिकार किसके पास है? पाकिस्तान के पास। पीओके में पाकिस्तान का एक खास इंटरेस्ट और है, आतंकवादी कैंप्स। हाल में खबर आई थी कि मुजफ्फराबाद में फिलिस्तीनी संगठन हमास की मेजबानी की गई थी। इस आयोजन में आतंकी संगठन भी शामिल थे जो लंबे समय से पीओके में एक्टिव रहे हैं। आईएसआई के शय पर हिजबुल मुजाहिदीन एचएम, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा पीओके में ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, ये फैक्ट है। पीओके की कहानी समझने के बाद अब गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। शुरुआत में हमने बात की थी कि कश्मीर को पाकिस्तान 2 हिस्सों में बांटे हुए हैं। दोनों का कंट्रोल करने का तरीका भी अलग अलग है, इसलिए अब आपको गिलगित बल्तिस्तान की कहानी सुनाते हैं शुरू से। सबसे पहले कुछ मेन पॉइंटर्स। गिलगित बल्तिस्तान को 3 डिविजन्स में पाकिस्तान ने बांटा है, जो आगे 10 जिलों में बंटे हैं। प्रमुख जिले हैं गिलगित, उंजा, नागर, घिजर और स्कर्दू, जिसका नाम आपने खूब सुना होगा। वहाँ फौज बहुत रहती है पाकिस्तान की। 81% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी रहती है, जबकि 19% शहरी क्षेत्रों में। यहाँ 8 प्रमुख जातीय समूह हैं। बाल्ती लोग हैं, शिना, यशकुन, मुगल, कश्मीरी, पठान, लद्दाखी और तुर्की। धर्म के हिसाब से इस्लाम के 4 संप्रदायों के लोग रहते हैं यहाँ पे, सुन्नी, शिया, इस्माइली और नूर बख्शी। पाकिस्तान के संविधान में 4 प्रांतों का ही जिक्र है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा। गिलगित बाल्तिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। पहले इसे नॉर्दर्न एरियाज ही कह दिया जाता था, लेकिन 2009 में इसका नाम आधिकारिक रूप से बदला गया, गिलगित बाल्तिस्तान किया गया। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान यहाँ के मामलों को देखती है। गिलगित बल्तिस्तान की विधानसभा जीवीएलए में 33 सीटें हैं। विधानसभा के जरिए ही मुख्यमंत्री को चुना जाता है। हालांकि सीएम के ऊपर एक गवर्नर भी होता है, जिसकी नियुक्ति पाकिस्तान से होती है, इस्लामाबाद। जिस तरह पीओके के लिए अलग काउंसिल है, उसी तरह एक काउंसिल गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल जीबीसी भी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कंट्रोल फिर इस्लामाबाद में है। जीबीसी में कुछ सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं और बाकी
पाकिस्तान सरकार नॉमिनेट करती है। गिलगित बल्तिस्तान में कोई स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट भी आपको नहीं मिलेगी। गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है वहाँ, लेकिन यहाँ पर भी जजेस की नियुक्ति पाकिस्तान से होती है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में गिलगित बल्तिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होता है। यहाँ के लोग पाकिस्तान का राष्ट्रीय पहचान पत्र CNIC रखते हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान का ऑफिशियल सिटीजन नहीं माना जाता। पहले GB में, वहाँ GB बोलते हैं गिलगित बल्तिस्तान को, स्टेट सब्जेक्ट रूल लागू था, जिसके तहत बाहरी लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। बाद में कानून समाप्त किया गया, जिससे पाकिस्तान के अन्य हिस्सों के लोग यहाँ पे ज़मीन खरीदने लगे, प्राइमरीली पंजाबीज। ये इलाका पाकिस्तान के हिस्से में गया कैसे, हमने आपको पहले बताया था। अब देखिए कि 1947 के बाद गिलगित बल्तिस्तान में क्या क्या हुआ। मेजर ब्राउन की लीडरशिप में जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद एक सरकार बनी जिसके लीडर थे शाह रयास खान। ये सरकार सिर्फ 15 दिन चली। अपने संस्मरणों में मेजर ब्राउन लिखते हैं कि गिलगित में विद्रोह की खबर लगते ही पाकिस्तान की तरफ से एक पॉलिटिकल एजेंट भेजा गया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के एक तहसीलदार सरदार मोहम्मद आलम गिलगित पहुंचे और स्थानीय लोगों को शाह रयास खान के खिलाफ भड़काना शुरू किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर भारतीय फौज यहाँ आ जाएगी तो पाकिस्तान आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसके बाद शाह रयास खान की सरकार भंग हुई। POK वाले चैप्टर में हमने आपको बताया कि 1949 में समझौता हुआ था, जिसके तहत कश्मीर में AJ काउंसिल बनी। इसी समझौते के तहत गिलगित बल्तिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन टेम्पररी तौर पर डायरेक्टली पाकिस्तान को सौंपा गया। 1970 तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में कोई से नहीं था। जो इस्लामाबाद से होगा वही वहाँ पे चलेगा। यहाँ छोटी छोटी रियासतें थीं जिन्हें पॉलिटिकल एजेंट्स के जरिए कंट्रोल किया जाता था, और यहाँ का कानून ब्रिटिश काल के फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन FCR के तहत चलता था। 1970 में गिलगित और बल्तिस्तान को मर्ज कर एक सिंगल यूनिट बनाई गई और नाम दे दिया गया नॉर्दर्न एरियाज। 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्षेत्र का दौरा किया और सभी रियासतों को समाप्त करने का ऐलान किया। भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक नई काउंसिल भी बनाई, जिसे नॉर्दर्न एरियाज काउंसिल NAC कहा जाता था। 2009 में जाकर यहाँ विधानसभा का गठन हुआ और चुनाव हुए। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री इमरान खान की PTI से हैं, लेकिन सभी फैसले ऑब्वियसली इस्लामाबाद से होते हैं। इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड नॉर्दर्न एरियाज। पॉलिटिक्स की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा है प्रोविंशियल स्टेटस का। 2012 में विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर गिलगित बल्तिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की मांग की पाकिस्तान में। सभी पार्टियों ने इस मांग का समर्थन किया। 2015 में PMLN की जीत के बाद ये मांग और तेज हुई। इस मांग के पीछे एक बड़ी वजह है CPEC, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसकी बात आगे डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि चीन चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान की कानूनी स्थिति जो है वो क्लियर हो जाए। अब जो लोकल लीडर्स हैं वो भी CPEC की मलाई खाना चाहते हैं। प्रोविंशियल स्टेटस को लेकर पब्लिक का भरपूर सपोर्ट है और इसे लेकर पिछले एक दशक से गिलगित बल्तिस्तान में कई बार विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं। इन तमाम कारणों के चलते 2015 में पाकिस्तान सरकार ने प्रोविंशियल स्टेटस की मांग पर एक कमेटी बनाई। कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के साथ डी फैक्टो मर्ज करने की सिफारिश की, लेकिन de jure यानी कानूनी रूप से किसी बदलाव से बचने की सलाह दी। नतीजा हुआ कि पाकिस्तान की सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान से जुड़े 68 विषयों के अधिकार सीधे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दिए गए। इस आदेश को लेकर हंगामा भी हुआ बड़ा। जून 2018 में गिलगित बल्तिस्तान के अपीलेट सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। अब इसके बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा, जिसके बाद सरकार का आदेश दोबारा लागू हुआ। कहने को यह आदेश गिलगित बल्तिस्तान को ज़्यादा आज़ादी देने वाला था, लेकिन पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक इस आदेश के तहत स्थानीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। मीडिया को विशेष चेतावनी दी गई थी कि नेगेटिव रिपोर्टिंग ना करे। 2018 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान ने वायदा किया था कि वो गिलगित बल्तिस्तान को सेमी प्रोविंशियल स्टेटस दिलाएंगे, लेकिन फिर खुद उनको ही रवाना कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान को प्रांतीय हैसियत देने का एक मसौदा पाकिस्तान की संसद में लंबित है, लेकिन अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। अब यहाँ एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि जब वहाँ लोग कह रहे हैं तो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को प्रांतीय हैसियत क्यों नहीं देता, स्टेट क्यों नहीं बना रहा फुल। इस एक सवाल से आपको गिलगित बल्तिस्तान से जुड़े तमाम जवाब मिल जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को लेकर पाकिस्तान कतराता है तो उसके पीछे एक नहीं कई कारण है। पहला तो है धार्मिक। गिलगित बल्तिस्तान एक शिया बहुल इलाका है, जबकि पाकिस्तान में सुन्नी बहुसंख्यक है। 1979 में जियाउल हक की रिजीम में शिया नेताओं को दबाने की कोशिश हुई। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से सुन्नी मुसलमानों को यहाँ लाकर बसाया गया। इस आग में घी डाला ईरानी क्रांति ने।
ईरान के बढ़ते प्रभाव के डर से सऊदी अरब का पैसा यहां पंप होना शुरू हुआ। नतीजा हुआ कि धार्मिक दंगे शुरू हुए। कुछ आपको घटनाएं नोट करा दें। 1983 में चांद देखने को लेकर पहला हंगामा हुआ। शियाओं ने अपने लीडर की मानी और रोजा तोड़कर ईद मनाना शुरू कर दिया और दूसरी ओर सुन्नियों ने रोजा नहीं तोड़ा। इस बात पर दंगा हुआ। 1988 में एक बार फिर दंगा हुआ। इस बार पाकिस्तान से सुन्नी मुसलमान गिलगित में घुसे। गिलगित में शियाओं के नरसंहार की यह पहली बड़ी घटना थी। 17 अगस्त 1993 को जिया की पुण्यतिथि के मौके पर एक बार फिर दंगे हुए, 20 लोग मारे गए। 2004 में पाठ्यक्रम को लेकर झड़प हुई। शियाओं की शिकायत थी कि उन पर जबरदस्ती सुन्नी शिक्षाएं थोपी जा रही हैं। 1988 से 2004 तक कुल 117 सांप्रदायिक झगड़े हुए, 117 लोगों की जान गई। ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। अकेले 2012 में 138 शिया हत्याओं की घटनाएं सामने आई। गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देने में एक और रोड़ा है। दरअसल गिलगित बल्तिस्तान में अधिकतर लोग खुद को कश्मीर मुद्दे से जोड़कर देखते नहीं हैं, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरी नेता गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देने का विरोध करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे कश्मीर का मुद्दा डाइल्यूट होता है। जमात-ए इस्लामी और जमीयत उलेमा-ए इस्लाम जैसी पार्टियां गिलगित को कश्मीर में मिलाने का समर्थन करती हैं। इन तमाम दिक्कतों के चलते प्रोविंशियल स्टेटस देने में दिक्कत है। पाकिस्तान के लिए गिलगित और बल्तिस्तान पर पकड़ बनाए रखना जरूरी है। भारत के साथ सीमा विवाद तो एक कारण है ही, और दूसरी वजह है यहाँ के रिसोर्सेस। यूं तो गिलगित बल्तिस्तान एशिया का सबसे पिछड़ा और गरीब क्षेत्र है, स्पेशली साउथ एशिया आप देखेंगे तो। फिर भी यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की आप जानिए भरमार है। निकल, कोबाल्ट, तांबा, सीसा, टिन, बिस्मत, कोयला, सोना, चांदी, लोहा, जस्ता, संगमरमर, यूरेनियम, इनकी खानों से इलाका भरा हुआ। फिर भी लोग देखिए कितने गरीब हैं। 1985 में ऑस्ट्रेलियन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सर्वेक्षण के मुताबिक यहाँ 1480 सोने की खानें थीं, जिनमें से 123 में साउथ अफ्रीका की खानों से भी बेटर क्वालिटी का सोना था। पाकिस्तान में पर्यटन से होने वाली जो अधिकांश इनकम है गिलगित बल्तिस्तान से होती है। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा एक क्षेत्र हिमालय ही है। 32 बर्फीली चोटियों और सकरी घाटियों का घर है। K2, नंगा पर्वत वगैरह, चिगोरी, तमाम पीक्स इसी इलाके में पड़ती हैं। गिलगित बल्तिस्तान की नदियां पाकिस्तान के पार का बड़ा सोर्स हैं बिजली का। खैबर पख्तूनवा और गिलगित बल्तिस्तान के बीच सिंधु नदी पर पाकिस्तान एक बांध बना रहा है, दियामर बादशाह डैम। पूरा हो जाएगा तो इस डैम से 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। हालांकि डैम को बनाने में लगातार अड़चनें आई हैं। 2 बार इस डैम की आधारशिला रखी जा चुकी है, 2006 में और 2011 में। 14 अरब डॉलर की इस परियोजना की फंडिंग को पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक गया था पैसा मांगने, लेकिन वहां से जवाब मिला कि पहले आप इंडिया से नुसी लाइए, इसके बाद चीन से मदद लेकर इस बांध का काम हो रहा है। आज़ादी के बाद अक्साई चिन को लेकर जैसा विवाद भारत चीन के बीच हुआ, कुछ वैसा ही विवाद पाकिस्तान के साथ भी हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के पूर्व में बसी है शख्सगाम वैली, जिसे ट्रांस कारोकोरम ट्रैक भी कहा जाता है। यह हिस्सा जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा होता था, लेकिन 1950 के दशक में चीन ने इसे अपने मैप में दिखाना शुरू किया। 1961 में अयूब खान ने इस बाबत चीन को एक चिट्ठी भी लिखी, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। पाकिस्तान को लगा कि भारत के चलते चीन पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करने से गुरेज करता है, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद पाकिस्तान के सुर बदले। मार्च 1963 में जुल्फिकार अली भुट्टो बतौर विदेश मंत्री चीन गए और वहां दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इलाका चीन को दिया गया। पाकिस्तान हालांकि ये बात मानता नहीं है। उसके मुताबिक दोनों देशों के बीच लगभग 1900 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन का आदान प्रदान हुआ। इस समझौते का आर्टिकल 6 कहता है कि कश्मीर विवाद सुलझने के बाद कश्मीर का इलाका जिसके हिस्से में आएगा वो नई ट्रीटी कर सकता है, लेकिन इस समझौते का कुल नतीजा हुआ कि चीन का नाम कश्मीर विवाद से जुड़ गया। 1978 में चीन ने शख्सगाम घाटी से एक सड़क बना दी, जिसने काशगार को इस्लामाबाद से जोड़ा। इस सड़क को कारोकोरम हाईवे के नाम से हम जानते हैं और 1300 किलोमीटर लंबी यह सड़क गिलगित बल्तिस्तान से होकर जाती है। वर्तमान में सीपैक का हिस्सा है। सीपैक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपैक चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके जरिए चीन अपने शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ रहा है। वर्तमान में चीन को मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट से अपने जहाज ले जाने पड़ते हैं। युद्ध की हालत में रास्ता बंद हुआ तो चीन संकट में आएगा। इसलिए चीन का प्लान है कि ग्वादर से शिनजियांग तक एक जमीनी रास्ता तैयार हो, ताकि यूरोप और चीन के बीच एक दूसरा रास्ता बन जाए। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन पाकिस्तान में ढेरों इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहा है। इंडिया की नज़र से गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जान लीजिए। अपनी किताब कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी में इकबाल चंद मल्होत्रा बताते हैं कि चीन ने गिलगित बल्तिस्तान में माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने शुरू किए हैं। ये प्लांट्स पहले काशगर में थे, अब इन्हें गिलगित में सुरंगों के नीचे सैटेलाइट की आंखों से दूर बनाया जा रहा है।
इकबाल बताते हैं कि गिलगित में बनाई जा रही माइक्रोचिप्स के लिए GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग से रॉ मटेरियल आता है। ये चीन की स्टेट कंट्रोल कंपनी है। इसे जू गोंगसान फैमिली मैनेज करती है, जिसके शी जिनपिंग से नज़दीकी रिश्ते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सीपेक के तहत 750 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बन रही है, जो 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खुंजराब दर्रे तक जाएगी। खुंजराब दर्रा ही चीन और पाकिस्तान के बीच मुख्य दरवाज़ा है। हुंजा लेक के ऊपर 5 सुरंगें बनाई जा रही हैं ताकि काराकोरम हाईवे पूरे साल हर मौसम में चालू रहे। कुल 870 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं। सीपेक के तहत काराकोरम हाईवे को 4 और 6 लेन किया जा रहा है ताकि मूवमेंट में आसानी हो। गिलगित से स्कर्दू तक 175 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन किया जा रहा है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के बुंजी इलाके में चीन एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसकी कैपेसिटी 7100 मेगावाट होगी। गिलगित बल्तिस्तान के खुंजराब दर्रे से रावलपिंडी तक 820 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बिछा दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान के सोस्ट में एक ड्राई पोर्ट बनाया जा रहा है, यानी ज़मीन पर बना बंदरगाह, जो गिलगित बल्तिस्तान में ट्रेड का मेन पॉइंट है। सीपेक के तहत इसे भी डेवलप किया जा रहा है। ड्राई पोर्ट बेसिकली जैसा दिल्ली में दादरी है वैसा होता है। इन ICDs जो इंडिया में होते हैं वैसा आप समझिए। ये तमाम निर्माण बाहरी रूप से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इनके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी आप कम करके नहीं आंक सकते। चीन कश्मीर विवाद में सीधे इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन सीपेक के जरिए वो कश्मीर में एक स्टेक होल्डर बन गया है। इसके अलावा ग्वादर पोर्ट चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का हिस्सा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में आप जानते हैं। निवेश के नाम पर चीन ने इसे 100 साल की लीज पर लिया। इसके बाद ग्वादर भी 40 साल की लीज पर लिया। बांग्लादेश के चटगांव में चीन पोर्ट बना रहा है। इन तीनों को आपस में जोड़ दें तो आपको दिखाई देगा कि भारत के चारों तरफ एक घेरा तैयार हो रहा है। सिर्फ समुद्र ही नहीं, ज़मीन पर भी चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सीपेक के नाम पर गिलगित बल्तिस्तान में खनन शुरू है, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए अपने लोग उसने भेजे और सुरक्षा के नाम पर चाइनीज़ ट्रूप्स यहाँ तैनात हुए। अभी हमने बताया आपको कि गिलगित से स्कर्दू तक एक 4 लेन हाईवे बन रहा है। स्कर्दू में पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय है। आप याद कीजिए 1999 में जब कारगिल में लड़ाई हार गया पाकिस्तान, तो NLI के जवानों के जो शव थे वो वापस पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किए, और तब वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में जो तब नॉर्दर्न एरियाज उसको बोलते थे, राइट्स हुए थे। स्कर्दू स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 में जो जंग हुई थी उसमें भारतीय फौज ने 2 बार कब्जा किया। महज 250 लोगों के साथ मेजर शेरजंग थापा ने 6 महीने तक मोर्चा संभाला, लेकिन स्कर्दू की पोजीशन होल्ड करने के लिए मुश्किल है ना, जो उसकी पोजीशनिंग है जिस तरह से। लिहाजा 1 साल की घेराबंदी के बाद इंडियन ट्रूप्स को पीछे भी हटना पड़ा। भविष्य में होने वाली किसी भी जंग में POK में स्कर्दू पाकिस्तान का मुख्य रणनीतिक अड्डा होगा। स्कर्दू की अहमियत आप ऐसे समझिए कि हाल में स्कर्दू से होकर एक नई सड़क का प्रस्ताव पास हुआ है। 10 मीटर चौड़ी बनेगी और मुस्तक दर्रा जो शिंजियांग में खुलता है उसे स्कर्दू से होकर सीधे मुजफ्फराबाद से जोड़ा जाएगा। यानी गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब कश्मीर वाले हिस्से में भी चीन का दखल होगा। इस सड़क की एक विशेषता यह है कि सियाचिन स्कर्दू के पूर्व में है। अभी तक काराकोरम हाईवे पाकिस्तान की मुख्य सप्लाई लाइन है। नया हाईवे बनने के बाद स्कर्दू तक पाकिस्तान एक और सप्लाई लाइन बना लेगा, जिसका मतलब सियाचिन में भारत को और तैयारी रखनी पड़ेगी। POK में चीन के प्रोजेक्ट्स का एक पहलू ये भी है कि अगर कल भारत और पाकिस्तान के बीच गिलगित बल्तिस्तान पर कोई संघर्ष हुआ तो चीन को वहां अपने हितों की रक्षा के नाम पर दखल देने का ईजी बहाना मिलेगा। सीपेक के तहत पाकिस्तान चीन से सैकड़ों बिलियन डॉलर का लोन ले चुका है। जिस तरह श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान ने लोन के एवज में हम्बनटोटा पोर्ट लिया। इसी तरह कल संभव है कि POK में कुछ और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स चीन के हवाले हो जाएं। ये तमाम आशंकाएं हैं, लेकिन चीन, पाकिस्तान और भारत के आपसी रिश्तों के लिहाज से भविष्य में जो होना है उसके लिए अच्छा संकेत तो नहीं है। भविष्य से पहले हालांकि कश्मीर को लेकर भारत पाक संबंधों में आए उतार चढ़ाव जो पहले हो चुके, उन पर नजर डाल लेते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तान के टेलीविजन पर भारतीय प्रधानमंत्री की अपील 3 दिन तक चले? बात है 1990 के दशक की। चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर होते थे और इस दौरान एक रोज उन्हें कश्मीर के नेता प्रोफेसर सैफुद्दीन सोस का कॉल आया। सोस परेशान थे, आतंकवादियों ने उनकी बेटी को किडनैप किया था। ये वो दौर था जब कश्मीर में उन्माद चरम पर था। हम क्या चाहते हैं आज़ादी, और जो खरे खुदा का खौफ वो उठा ले खलानिश खौफ जैसे नारों से घाटी गूंजती थी। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा था। किडनैपिंग, रेप्स और इस तरह की घटनाएं हो रही थी कि उन्हें छोड़ना पड़ रहा था। 1989 में तो भारत के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी रुबिया सईद तक को किडनैप किया गया। कश्मीरी थे। 5 मिलिटेंट्स की जब रिहाई हुई उसके बाद ही रुबिया सईद को बचाया जा सका। इस समय VP सिंह की सरकार थी।
वीपी के बाद चंद्रशेखर आए। उन्हें जब सोस का कॉल आया, पसोपेश में पड़ गए। सोस के पास गृह मंत्री जितनी पहुंच तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने निजी रिश्तों के नाते प्राइम मिनिस्टर से हेल्प मांगी। चंद्रशेखर ने तुरंत पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ को कॉल किया। पता चला कि वो बीजिंग में हैं। चंद्रशेखर वे आउट खोज रहे थे, तभी उनकी मुलाकात हो गई अब्दुल सत्तार से। सत्तार पाकिस्तानी डेलीगेशन का हिस्सा बनकर इंडिया आए थे। आगे चलकर वो विदेश मंत्री बने वहां। उन दिनों चंद्रशेखर के बड़े मुरीद थे वो। उनसे मिलते ही चंद्रशेखर ने कहा कि आप नवाज शरीफ तक एक मेरा मैसेज पहुंचाइए। सत्तार को उन्होंने सैफुद्दीन सोस की बेटी की किडनैपिंग की कहानी बताई। सत्तार ने बात इस्लामाबाद पहुंचाई और इसके बाद अगले 3 दिनों तक पीओके में रेडियो और टीवी पर एक संदेश प्रसारित हुआ, जिसमें कहा गया कि किसी की बेटी की किडनैपिंग इस्लाम के खिलाफ है और सोस की बेटी इसके बाद रिहा भी की गई। ये वाकया उदाहरण है उतार चढ़ावों का, जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों में आते रहे। 1949 में युद्ध विराम के बाद कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव जारी रहा। 1947 में जिस तरह कबायलियों को भेजकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे की कोशिश की, कुछ वैसी ही कोशिश 1965 में दोबारा हुई। 28 जुलाई 1965 आया, ऑपरेशन जिब्राल्टर चला। प्लान था कश्मीर में घुसपैठ करेंगे, सारे पुल और दूरसंचार के माध्यम नष्ट कर देंगे, भारत से नेटवर्क तोड़ देंगे, जिसके बाद कश्मीर में रेडियो से आज़ाद कश्मीर की घोषणा की जाएगी। इस सपने को पंख लगते इससे पहले ही भारत ने 4 घुसपैठी पकड़े। सारी कहानी उगलवाली और 8 अगस्त को ऑल इंडिया रेडियो, अपना रेडियो, उसमें प्रसारण हो गया, जिसमें पूरा प्लान खोलकर बताया गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर के फेलियर के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। जवाब दिया गया इंडिया की तरफ से। बॉर्डर पार कर सेना लाहौर पहुंची हमारी। पाकिस्तान को इसकी उम्मीद नहीं थी। बाजी पलटते देख पाकिस्तान चीन के पास गया, फिर खुद यूएन गया। चीन पाकिस्तान को समर्थन तो देना चाहता था, लेकिन लंबी लड़ाई के लिए। चीन की तरफ से कहा गया कि लाहौर हार भी जाओ तो कोई बात नहीं, लड़ते रहो। पाकिस्तान लंबी जंग के लिए तैयार नहीं था। उसे उम्मीद थी कि जल्द से जल्द सीज फायर हो जाए और भारत का कुछ और हिस्सा वो हड़प ले। भुट्टो फिर यूएन गए। वहाँ पहले कहा कि हम 1000 साल लड़ेंगे, फिर सीज फायर को ही तैयार हो गए। सीज फायर की घोषणा के तहत पाकिस्तान का 1900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया भारत के कब्जे में आ गया। भारत की भी 500 किलोमीटर जमीन पाकिस्तान के कब्जे में थी। इसका निपटारा करने के लिए ताशकंद में समझौता हुआ। कब्जाई जमीन वापस की गई दोनों साइड से, और भारत पाकिस्तान दोनों जगह बहुत हो हल्ला हुआ। अंत में इसी चक्कर में अयूब खान की कुर्सी गई। ताशकंद समझौते में यह तय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन न इससे कश्मीर का मुद्दा सुलझाना शांति का कोई रास्ता निकला। इसके बाद 1971 में लड़ाई हुई। ईस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। साथ ही इस युद्ध में भारत ने पंजाब, पीओके और सिंध में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हासिल की। युद्ध के बाद एक और समझौता हुआ। 84 लोगों का लाव लश्कर लेकर जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला आए। शिमला समझौते के तहत कश्मीर में सीज फायर लाइन को एलओसी माना गया। 1971 में मिली हार के बाद पाकिस्तान समझ गया कि अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से काम नहीं हो पाएगा। 1978 में ज़ियाउल हक के सत्ता में आने के साथ ही कश्मीर में नया गेम हुआ। इस बार प्रॉक्सी वॉर का सहारा लिया गया। रूस अफगानिस्तान में एंट्री कर चुका था। पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ मुजाहिदीनों को ट्रेन किया, अमेरिकन डॉलर्स के उसमें। वहीं कश्मीर के लिए आतंकी गुट भी बने। 1985-86 में लश्कर तैयबा का गठन हुआ। ऑपरेशन टूपैक की शुरुआत हुई। घाटी में आतंक इतना बढ़ा कि कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा गया और उन्हें कश्मीर से बाहर निकलने पर मजबूर किया गया। इधर 1980 के दशक में ही पीओके फ्रंट पर एक और घटना होती है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को, RNAW उसको बोलते हैं, रॉ बोलने से बुरा मानते हैं, लंदन की एक कंपनी से टिप मिली। कंपनी आर्कटिक गियर बनाती थी, यानी जूते, कपड़े, आइस पिक्स वगैरह, है ना। पता चला कि पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक ऑर्डर आया है और इसी के साथ जर्मनी से आए कुछ पर्वतारोही जो थे, माउंटेनियर्स, उनसे इंडिया को एक नक्शा मिला जिसमें सियाचिन का इलाका पाकिस्तान में शो किया गया था। कर्नल नरेंद्र कुमार, जिनको बुल कहा जाता था, उनकी एक टीम सियाचिन पहुंची। वहां उन्हें खाने के टिन्स मिले। भारत ने सियाचिन में फिर पेट्रोलिंग बढ़ाई और धीरे धीरे पाकिस्तान ने वार्निंग देना शुरू किया। हमारे इलाके में दाखिल मत हो, ऐसा पाकिस्तान कहता था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला कि पाकिस्तान सियाचिन पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है। भारत ने इसके जवाब में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। 13 अप्रैल 1984 को बैसाखी के दिन भारतीय सैनिक सियाचिन पर चढ़े और उसे कब्जे में ले लिया। जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन अबाबील लॉन्च किया। दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड में गोलियां और मोर्टार चली, लेकिन अंत में भारत ने सियाचिन को पूरी तरह कब्जे में ले लिया। 1986 में पाकिस्तान ने एक और कोशिश की। पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप ने सियाचिन के पश्चिम में मौजूद एक पीक पर कब्जा किया, नाम रख दिया कायद पोस्ट। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन राजीव लॉन्च किया और
कायद पीक को वापस जीता और बाना टॉप का नाम आया। ये नाम ऑपरेशन राजीव में शामिल सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया था, जिन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। 1984 और फिर 1987 में बैक टू बैक हार जो मिली सियाचिन में, वो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई। परवेज़ मुशर्रफ जो तब एसएसजी को लीड करते थे, उन्होंने एक पर्सनल फेलियर के रूप में लिया इसे और यहीं से भूमिका बनी कारगिल युद्ध की। 1999 में जब मुशर्रफ पाकिस्तान की डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस होते थे, तब उन्होंने कारगिल पर कब्जे की योजना दोबारा शुरू की। कारगिल से पहले हालांकि 2 प्रकरण और आपको जानने पड़ेंगे। भारत पाकिस्तान संबंधों में आए पड़ावों का जब जब जिक्र होता है, इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सबकी बात होती है ना। लेकिन चंद्रशेखर का कार्यकाल छोटा था तो उनकी चर्चा कम होती है। चंद्रशेखर के कार्यकाल में कश्मीर मुद्दे पर बर्फ पिघलना शुरू हुई थी। पूर्व सांसद संतोष भारतीय अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में एक किस्सा बता रहे हैं। 1991 में चंद्रशेखर राष्ट्रमंडल देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मालदीव की राजधानी माले में गए। माले में उनकी मुलाकात हुई नवाज शरीफ से। बातों बातों में चंद्रशेखर ने कहा कि आप बदमाशी बहुत करते हैं। नवाज ने कहा कि आप कश्मीर दे दीजिए, बदमाशी दूर हो जाएगी। चंद्रशेखर तपाक से बोले कि चलो कश्मीर आपको दिया, तो नवाज के चेहरे के भाव बदलने ही वाले थे कि चंद्रशेखर ने साथ में जोड़ दिया, एक शर्त है, कश्मीर के साथ भारत के 15 करोड़ मुसलमानों को भी आपको लेना पड़ेगा। इस पर नवाज शरीफ मुस्कुरा दिए, समझ गए कि फिजिबल नहीं है। दोनों के बीच इस मुलाकात से एक फायदा यह हुआ कि दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच एक डायरेक्ट हॉटलाइन की शुरुआत हुई। चंद्रशेखर के बाद नरसिम्हा राव के कार्यकाल में कश्मीर दोबारा हॉट टॉपिक बना। फरवरी 1994 की बात है। पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमीशन में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें कहा गया कि भारत कश्मीर में जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करता है। ये प्रस्ताव पास हो जाता तो भारत पर यूएन की सुरक्षा परिषद से प्रतिबंध लग जाते, लेकिन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने तब चीन के साथ 2 सीमा समझौते किए। इन समझौते से फायदे हुए कि चीन सीमा पर तैनात भारतीय ट्रूप्स को कश्मीर में मिलिटेंसी रोकने के लिए लगाया गया। वहीं यूएन में भी चीन ने भारत के विरोध में मतदान करने से इनकार किया। ईरान ने भी भारत का साथ दिया और प्रस्ताव रद्द हुआ। चीन की मदद से राव ने पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर पटखनी दी। 1996 में कश्मीर में चुनाव हुए और स्थितियां कुछ बेहतर होनी शुरू हुई। इस दौर में एक और किस्सा है जो आपको जानना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेयर को एक चिट्ठी लिखी, चाहती थी कि मेजर नरसिम्हा राव के साथ चाय पर चर्चा अरेंज करवाएं, लेकिन राव ने इस पेशकश को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि छुपकर चाय पीना काफ़ी मुश्किल काम है। ये मुश्किलें और बढ़ गई जब 1998 में दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, लेकिन सरप्राइजिंगली इस घटना के बाद तनाव बढ़ने के बाद कम हुआ। सितंबर 1998 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ दोनों न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली की बैठक में शिरकत करने पहुंचे और यहां दोनों देशों के बीच एक बस सर्विस शुरू करने का प्रस्ताव रख दिया गया। लाहौर से दिल्ली तक बस चलनी थी। सिर्फ बस सर्विस से शुरू नहीं हुई, बस में बैठकर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के ऐतिहासिक दौरे पर भी गए। खूब मेहमान नवाजी हुई। हालांकि एक मेज़बान इस कार्यक्रम से अलग थलग नजर आया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ पर्दे के पीछे से ऑपरेशन कोह पैमा की प्लानिंग कर रहे थे। इसी ऑपरेशन के तहत कारगिल में घुसपैठ हुई और कारगिल युद्ध के बाद वार्ताओं का एक और राउंड शुरू हुआ, जिसके तहत मुशर्रफ आगरा आने को तैयार हुए, लेकिन अब तक पानी सर के ऊपर से चला गया था। आगरा समिट फेल कर गया। वाजपेयी इतने नाराज हुए कि मुशर्रफ को उनकी कार तक छोड़ने भी नहीं आए। आगे बातचीत होती, इससे पहले ही दिसंबर 2001 में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने पार्लियामेंट पर हमला कर दिया। इनकी बदमाशी रुकी नहीं रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कश्मीर मुद्दे पर एक बार फिर बातचीत की कोशिश हुई। 2006 में मुशर्रफ ने कहा कि वो चनाब फार्मूले पर कश्मीर के हल के वो तैयार है। चनाब फार्मूला 1950 के दशक का एक फार्मूला है, जिसे यूएन द्वारा कश्मीर मुद्दे पर बनाए गए यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ने तैयार किया। इस फार्मूले के तहत गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान को मिलता, लद्दाख भारत को, वहीं कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाता। मुशर्रफ इस आइडिया को पिच करने की बात कहते रहे, लेकिन फिर पाकिस्तान ने वही किया जो दशकों से हो रहा था। 2008 में मुंबई अटैक हो गया। इसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत पूरी तरह से डिरेल हुई। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब कश्मीर मुद्दे पर भारत का स्टांस काफ़ी स्ट्रांग हुआ, उसमें चेंज आ गया। 2015 में नरेंद्र मोदी जब अचानक लाहौर गए, नवाज शरीफ के साथ गले भी मिले, तो लोगों को लगा कि भारत पाकिस्तान वार्ता का एक नया दौर शुरू होगा, लेकिन फिर उरी होता है, पुलवामा होता है। 2016 से 2019 के बीच कई आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो बातचीत के रास्ते बंद हो गए। 2019 में
जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निष्प्रभावी किया गया और भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों का आखिरी लिंक जो था, लाहौर की बस सर्विस और ट्रेन जो चल रही थी, बंद हो गई। जैसा शुरुआत में बताया, इस बीच भारत की तरफ से जो बात करने का तरीका था वो काफ़ी चेंज हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम नेताओं ने कई बार पीओके की बात की है कि आप ये कश्मीर डिस्कस कर रहे हो, डिस्कस करना चाहिए पीओके। तब से यही सवाल चर्चा का विषय है। मान लीजिए पीओके को लेकर भारत पाकिस्तान में जंग होती है। भारत के लिए कश्मीर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एग्जिस्टेंशियल स्टेक्स हमारे नहीं है, जबकि कश्मीर को पाकिस्तान जीने मरने का मुद्दा मानता है भी उनके लिए। यानी अगर पीओके के मोर्चे पर युद्ध शुरू होता है तो पाकिस्तान इसे इतने तक सीमित नहीं रखेगा, फैला देगा लड़ाई को। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में डिफेंस जर्नलिस्ट एनसी बिपिंद्र ने लिखा कि पीओके में किसी ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना के पास 3 कोर्स तो रेडी हैं। लेह में 14, श्रीनगर में 15 और नगरोटा में 16। बकौल बिपिंद्र, पिछले दशक में इंडियन आर्मी कई बार वॉर गेम्स में सिनेरियो को प्रैक्टिस कर चुकी हैं। अभी की हम बात करें, जब से 2020 के बाद में चीन के साथ तनातनी बढ़ी है, तो जो मथुरा की 1 कोर थी वो भी गई हुई है लेह, तो आपके पास वो भी है। 740 किलोमीटर लंबी एलओसी पर भारत 1 लाख सैनिकों के साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक कभी भी कर सकता है। भारत के हमले पर एक संभावित सिनेरियो क्या होगा? न्यू इंडियन एक्सप्रेस के ही एक दूसरे आर्टिकल में श्रीनगर बेस 15 कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन लिखते हैं कि मान लीजिए सुबह की पहली किरण के साथ भारतीय फाइटर जेट्स पीओके में घुसते हैं। पहला टारगेट होगा पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। ब्रह्मोस से लैस रफेल और सुखोई पाकिस्तान के रडार स्टेशंस, एयर डिफेंस सिस्टम्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क पर बमबारी करेंगे। नेवी के जरिए बंदरगाहों को निशाना बनाया जाएगा, जैसा 1971 की लड़ाई में हुआ था। इसके बाद ग्राउंड पर इंडियन आर्मी के K9 वज्र होवित्जर और पिनाका MLRS रॉकेट सिस्टम एक्शन में आएंगे। ये सिस्टम दुश्मन के डिफेंस को तोड़ने में सक्षम है, लेकिन यहाँ टेरेन एक प्रॉब्लम बनेगा। पहाड़ी इलाकों में टैंक्स और आर्टिलरी का मूवमेंट सीमित है, इसलिए स्पेशल फोर्सेस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। इन सब की बदौलत हो सकता है कि भारत जल्द ही एलओसी को स्ट्रेच कर दे। द प्रिंट में छपे एक आर्टिकल में लेफ्टिनेंट जनरल पनाग लिखते हैं, ये भी 15 कोर में रह चुके हैं, लीड कर चुके हैं, कि 7 से 10 दिन की लिमिटेड वॉर में एलओसी को 10 किलोमीटर पीछे हम धकेल सकते हैं, लेकिन इसके बाद असली चुनौती आएगी। जनरल हसनैन आगाह करते हैं कि ये 1971 नहीं है। पाकिस्तान के पास चीन से मिले LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो लाहौर के आउटस्कर्ट्स में तैनात है। इंडियन पायलट्स को सिर्फ पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम से ही नहीं, चाइनीज टेक्नोलॉजी से जूझना पड़ेगा। मुजफ्फराबाद और कोटली सेक्टर में एडवांस करना भारतीय फौज को सबसे बड़ी चुनौती की तरह लगेगा, क्योंकि वहाँ चीन भी है। गिलगित बल्तिस्तान के चैप्टर में हमने बताया ही था कि चीन और पाकिस्तान के बीच एक कॉरिडोर तैयार हो रहा है। कारोकराम हाईवे को और चौड़ा किया जा रहा है। युद्ध की स्थिति में चीन की एंट्री होती है तो फोर्सेस चाइना की इसी रास्ते से मूव करेंगी। ये रास्ता सियाचिन के बिल्कुल बगल में है। कारोकरम पास और शख्सगाम वैली में मौजूद चीनी सैनिक सियाचिन में तैनात भारतीय सैनिकों को कट ऑफ करने की कोशिश कर सकते हैं। समंदर में लड़ाई की बात करें तो नेवी के लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से मजबूत है। INS विक्रमादित्य है, INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं हमारे पास, तो पाकिस्तान की नेवी को चेक में रख सकते हैं। लेकिन चाइना की नेवी, PLA नेवी, इंडियन नेवी से बहुत स्ट्रांग है। चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 4 हेलीकॉप्टर कैरियर भी हैं। चाहे फ्रिगेट हो, डिस्ट्रॉयर हो, कॉविट्स हो, सबमरीन्स हो, चीन भारत से बहुत आगे है। उसका कंपटीशन वैसे भी US से है। बाकी मामलों में भी तमाम विश्लेषक बताते हैं कि चीन चाहे सैन्य बल के लिहाज से हो या टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे है हमसे। भारत को न सिर्फ फिजिकल बैटलफील्ड पर बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट डेटा और मिलिट्री नेटवर्क्स की सुरक्षा एक बड़ी प्रायोरिटी बन जाएगी, क्योंकि वहाँ चाइना घुसा हुआ है। पीओके के मोर्चे पर जंग छिड़ने की स्थिति में सबसे बड़ी चिंता होगी न्यूक्लियर वेपन्स की। भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। इस इलाके में हल्का सा तनाव बाकी दुनिया को चिंता में डालता है। लिहाजा जंग छिड़ने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का पूरा प्रेशर पड़ जाएगा। मान लिया कि न्यूक्लियर वेपन्स तक नौबत आ भी गई तो पाकिस्तान के पास शाहीन मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती हैं। अपने पास अग्नि है, रेंज ऑफ मिसाइल्स हैं जो 8000 से 12000 किलोमीटर पे मार कर सकती हैं। कुछ का डेवलपमेंट भी चल रहा है। चीन 12000 पे पहले ही पहुंचा हुआ है और चीन का न्यूक्लियर जखीरा भारत से बड़ा है। तमाम तरीके से तुलनात्मक अध्ययन आपको बताता है कि पीओके के मोर्चे पर इंडिया पाकिस्तान को पीछे ढकेल सकता है, लेकिन चीन जब तक पाकिस्तान के पाले में है, पीओके दूर की कौड़ी है। इस मसले पर भारत का रुख बदलना हालांकि एक अच्छी निशानी है। लंबे समय से कश्मीर को पाकिस्तान मुद्दा बनाए हुए है। भारत के लिए जरूरी है कि वो पीओके को मुद्दा बना दे और पीओके पर आने वाले तमाम बयान इसी तरफ इशारा कर भी रहे।
इसी के साथ पीओके पर अलिफ लैला का ये एपिसोड जिसे कमल ने लिखा, कुछ हमने अपनी चीज़ें भी इसमें जोड़ी, कंक्लूड होता है। इसे बड़ी मेहनत से कमल ने लिखा था और इरशाद ने रिकॉर्ड किया था, और उन एडिटर्स को हम अग्रिम धन्यवाद देते हैं जो इतने लंबे प्रोजेक्ट को काटते हैं, एकनाथ और विपिन जी। आप देखते रहिए खबरगांव।